हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल बैक बंकर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पर उससे पहले आप जान लो कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट था ना, उसमें कुछ इफेक्ट होता है। इफेक्ट मतलब कि वो अपना कुछ असर दिखाता है। क्या क्या है वो? सबसे पहला हीटिंग इफेक्ट, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। सेकेंड है मैग्नेटिक इफेक्ट। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और थर्ड है केमिकल इफेक्ट। ये केमिकल इफेक्ट तो आप बचपन में थोड़ा सा पढ़ चुके हो, बट इसके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़े होगे। बचपन में पढ़े थे ना, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया, कैसे करंट पास करने पे वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम में। ठीक है, तो चलो आज का हमारा जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट, उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, आप अपने घर में बहुत सारे अप्लायंसेस देखते होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक गीजर हो गया, रूम हीटर हो गया, टोस्टर हो गया। ये सारा डिवाइस ये सारा डिवाइस जो है वो करंट से चलता है ना, इलेक्ट्रिक करंट से चलता है। और इसका काम क्या है? हीट को प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या? करंट की मदद से हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल यही है, करंट का इस्तेमाल करके ये हीट प्रोड्यूस करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through a high resistance wire, हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे कि लाइक नाइक्रोम, टंगस्टन, मैंगनीन, इन सब का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। द वायर बिकम्स very hot and produces heat. This effect is known as heating effect of electric current. देखो, कहने का मतलब है कि जब भी एक हाई रेजिस्टेंस वायर में जब करंट आप फ्लो कराते हो ना, तो क्या होता है, उससे वायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है। देखते हो ना कितना हीट, वो हीटर हो गया, आयरन हो गया, वो सब कितना ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, देखो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे कि आप मैकेनिक्स में पढ़े होगे, जो काम फ्रिक्शन का होता है ना, वही चीज इधर सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके रेजिस्टेंस का होता है। ये फ्रिक्शन जो है, ये मोशन को अपोज करता है, और मोशन को अपोज करने से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। देखे होगे आप, अपना जब पाम को रब करते हो तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। सिमिलरली ये रेजिस्टेंस जो है, ये करंट को अपोज करता है, और करंट के अपोज करने से हीट प्रोड्यूस होता है। समझे? और अच्छे से समझना है तो देख लो, ये सपोज करो कि ये कोई मेटालिक कंडक्टर है। ठीक है, इसमें करंट कैसे फ्लो होगा? सबसे पहले तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन सब पाए जाएंगे। पता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं उसी तभी करंट फ्लो करता है। तो ये भी बात आप जान लो कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, उसके अपोजिट में करंट फ्लो करता है। ठीक है, अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई एटम से निकला होगा, तो वो एटम अब क्या बन गया होगा? आयन बन गया होगा। तो उस आयन को हम लोग ऐसे स्टार मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटम जो है उसको
डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं अभी के लिए। तो इसमें बहुत सारा एटम सब प्रेजेंट होगा, ठीक है, और बहुत सारा आयंस भी प्रेजेंट होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, तो इन्हीं एटम और आयन से जाकर के ये कोलाइड करता है। कोलाइड करता है तो कोलाइड करने से ये एटम्स और आयंस ये सब भी वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। और उस वाइब्रेशन से क्या होता है, और ज्यादा फिर कोलिजन होगा, मतलब एक जब आपस में जब टकराता है तो और ज्यादा दूसरा टकराने लगेगा ना, तो उससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होने लगता है। अब एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे आप क्राउड में मूव करते होगे तो उस टाइम क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है ना, कभी आप इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन सब भी जब मूव करते हैं ना, तो ये सारा पार्टिकल सब इधर 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 मूव करने लगता है, और जो ये दिक्कत होता है उसी की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। बेसिकली कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब सुनो, ये जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, अच्छा टॉपिक देखो तो क्या लिखे हैं, एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस, जिसका नाम ये भी हो सकता है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। क्यों? क्योंकि जितना हीट प्रोड्यूस होगा, जितना एनर्जी हीट प्रोड्यूस होगा, उसी में ना ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है। मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आखिरकार हीट एनर्जी में ही तो चेंज हो जा रहा है ना। तो मतलब जितना एनर्जी हीट में प्रोड्यूस करने में लगेगा, उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होगा। वेस्ट करने का मतलब हीट में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े होगे, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। यहां से हम लोग W इक्वल टू वी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बात बताओ, जितना जूल वर्क लगेगा, जितना जूल वर्क लग रहा है हीट को प्रोड्यूस करने में, उतना ही जूल एनर्जी भी तो कंज्यूम हो रहा है ना। मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो वर्क के इक्वल होगा। देखो तो दोनों जूल में ही होता है, ये जितना जूल लग रहा है उतना ये तो वेस्ट हो रहा है ना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, वी क्यू के। तो यहां से हम लोग E इक्वल टू वी क्यू लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब एक बात बताओ तो, करंट का फॉर्मूला क्या था, करंट को हम लोग I इक्वल टू क्यू बाई टी लिख सकते थे ना। तो वहां से Q का फॉर्मूला क्या आएगा, Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। इस Q के वैल्यू को यहां पर आप पुट कर दो, I इक्वल टू वी इंटू आई टी, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है ना। इसको आप इक्वेशन सेकंड मानो और इसको थर्ड। इस थर्ड के वैल्यू को सेकंड में पुट कर दो, V के जगह पे आई आर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू आई आर इंटू आई टी। अब इसको आप I इंटू आई कर दो, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो यहां से ये एक्सप्रेशन निकल करके आया है। और ये एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये किस में चेंज हो रहा है, हीट में चेंज हो रहा है ना। तो आप इस E के जगह पर H भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन निकल करके आया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ये सारे E के जगह पे आप H पुट कर सकते हो। यहां से हीट का एक और फॉर्मूला ये निकल करके आया था, H इक्वल टू वी इंटू आई टी। यहां पे लिख देते हैं वी आई टी, ठीक है। एक और फॉर्मूला आप यहां से डिराइव कर सकते हो। देखो, इस दोनों फॉर्मूला में क्या है, आई है। अब एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें आई ना हो, तो आई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर हम लोग लिखते हैं ना। तो अगर ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर एच इक्वल टू वी आई के जगह पर वी बाई आर इंटू टी। तो एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये हीट का हम लोगों को 3 फॉर्मूला निकल करके आया, ठीक है। एक्सप्रेशन को हम लोग डिराइव कर दिए थे और उसका नाम क्या दे दिए हम लोग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि ये H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो, ये जूल्स लॉ से क्या समझ में आता है हम लोग को। सबसे पहला, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोन इन द कंडक्टर। जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर पे ये डिपेंड करता है। दूसरा, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और तीसरा पॉइंट है, हीट प्रोड्यूस
is directly proportional for the time. Heat produced is directly proportional to the time for which the current is flown. जितने देर के लिए करंट फ्लो कर रहा है उसके टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, ये तीनों चीजों पर हीट डिपेंड करता है. देखो पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज 250 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 500 ओम, देन फाइंड द करंट एंड हीट प्रोड्यूस इन 10 सेकेंड. आसान सा क्वेश्चन है. सबसे पहले हम लोग करंट फाइंड करेंगे. करंट का फॉर्मूला क्या था? V बाई आर. 500 वोल्ट, ओ सॉरी 250 वोल्ट, ये 250 वोल्ट बाई 500 ओम. तो ये कितना आ जाएगा? ये इसको काट देगा 1/2 बार में, 1/2 एम्पियर, या फिर आप 0.5 एम्पियर भी बोल सकते हो. हीट क्या हो जाएगा? हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी. आई स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, आर कितना है? 500. टाइम कितना है? 10 सेकेंड. तो 1/4 इंटू 5000. 1 2 5 0, 1250 जूल हीट निकलेगा. ठीक है. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, if 96,000 coulomb of charge is flown for 1 hour in a circuit which is connected to a battery of 50 volt, then find the heat produced and current. सबसे पहले करंट हम लोग फाइंड करते हैं. करंट क्या हो जाएगा? Q बाई टी. चार्ज और टाइम दोनों ही गिवन है. तो चार्ज कितना है? 96,000 कूलम, और टाइम कितना? 1 आवर, मतलब 16 into 60. ऐसा यूनिट लेंगे ना सेकंड. तो 0 से 0 कट जाएगा. ये 0 से 0, 6 इसको 16 6 96 और ये 0. तो ये कितना आया? 160 बाई 6. इसको और छोटा कर दो, ये 3 और इधर 80. डिवाइड करते हैं हम लोग इसको, है ना. तो ये आ जाएगा तुम्हारा 26.67 एम्पीयर. ठीक है. करंट हम लोग फाइंड कर लिए हैं. अब हीट प्रोड्यूस फाइंड करना है हम लोग को, तो उसके लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का? V बाई आई. ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर. तो वहां से R इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा. V हम लोग का कितना है? 50 वोल्ट, और करंट कितना है? 26.67. ठीक है. तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1.87 ओम निकल करके आएगा रेजिस्टेंस. ठीक है. तो हीट प्रोड्यूस अब फाइंड करना आसान है. H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. आपके पास I गिवन है, R गिवन है, और टाइम भी 60 into 60, 1 आवर, मतलब के 60 into 60 सेकेंड, है ना. तो आप ये खुद से फाइंड करना, और आपका ये आंसर निकल करके आएगा 4788,400 जूल. ठीक है. या फिर आप इसको किलो जूल में चेंज करना चाहो तो 1000 से डिवाइड कर दो. 4788.400 जूल, किलो जूल, सॉरी. बात समझ में आया? देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टू रेजिस्टेंसेस ऑफ R ओम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल. फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑफ सीरीज इज टू पैरेलल. देखो तो इसमें कुछ नहीं गिवन है, बस ये पता है कि 2 रेजिस्टेंस है R ओम का. तो बाकी सब चीज हम लोग खुद से मानेंगे. देखो इधर पहले सीरीज का हम लोग बना लेते हैं, और इधर पैरेलल का. देखो सीरीज में ये चीज होगा, R ओम का ये लगा हुआ है, और ये कोई बैटरी से कनेक्ट होगा ना, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को भी मान लेते हैं हम लोग. सेम यहां देख लो, ये दोनों R ओम का पैरेलल में लगा हुआ है, V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट. ठीक है. तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि 2R. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है, V इक्वल टू V. तो करंट कितना हो जाएगा? करंट इक्वल टू V बाई आर होता है. V बाई आर इक्विवेलेंट मतलब कि V बाई 2R. ठीक. तो हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? H इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी. और ये सारा कुछ T टाइम के लिए हो रहा है. ठीक है ना. तो V बाई 2R का स्क्वायर इंटू R इंटू टी.
तो ये वी स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये आर, इस आर स्क्वायर के एक को काट देगा तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 4 आर इंटू टी। एक मिनट, ये देखो यहाँ पर आर नहीं 2R होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना लेंगे हम लोग, तो ये 2R छूट रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ये 2 इसको काट देगा 2 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, इसका देखते हैं हम लोग। इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, और भी 1/R इक्विवेलेंट होगा। तो ये R1 प्लस 1 2, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/2। ठीक है, इसका करंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कितना है V, और आर इक्विवेलेंट R/2, यानी कि 2V/R। ये 2 पे चला जाएगा ना, और टाइम तो t है ही, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है, 2V/R का स्क्वायर, यानी कि 4V²/R स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये आर इसको काट देगा, तो कितना बचेगा हम लोग के पास, ये और देखो यहाँ भी वही गलती, आर इक्विवेलेंट हम लोग को लेना चाहिए, 2V²/R इंटू टी, या फिर इंटू मतलब डायरेक्ट टी लिख दो। ठीक है, दोनों का हम लोग का हीट प्रोड्यूस निकल करके आया है। इसका सीरीज, इसको H सीरीज हम लोग लिख देते हैं, और इसको H पैरेलल लिख देता है। तो कितना निकल करके आया H सीरीज, V²/2R इंटू टी, और H पैरेलल निकल करके आया है 2V²/R इंटू टी। H सीरीज कितना है, V²/2R इंटू टी, और H पैरेलल कितना है, 2V²/R इंटू टी। तो रेशियो हम लोग को निकालना था सीरीज इज टू पैरेलल का, तो पहले सीरीज वाला रखेंगे, मतलब H सीरीज इज टू H पैरेलल कितना हो जाएगा, V²/2R इंटू टी बाई 2V²/R इंटू टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा V²/2R इंटू टी, और ये R जो है ये ऊपर चला जाएगा, और ये डिवाइड में रहेगा 2V²/T। तो ये R इसको काट देगा, V²T से V²T कट जाएगा, तो कितना आया, 1 और 2 2 जा 4, मतलब रेशियो कितना निकल के आया है, 1:4, है ना। अगला क्वेश्चन है, देख लो, ये एक सर्किट गिवन है हम लोग को। तो क्वेश्चन है कि फाइंड H प्रोड्यूस्ड इन R2 इन 5 सेकेंड। R2 कितना है, 4 ओम का है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा हुआ है, बैटरी 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ये 4 ओम का, ये 4 ओम का, और ये 2 ओम का। तो इस R2 में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, वो भी 5 सेकंड में, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस तो गिवन है, ये 12 वोल्ट जो है, ये ऐसे ही इधर इसको 12 वोल्ट, इसको 0 वोल्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 12 ऐसे जाकर के यहाँ पे 12 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 ऐसे जाकर के ये 0 वोल्ट हो जाएगा, इस पर और इस पर। तो यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, वो हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना है। तो करंट के लिए सबसे पहले इन दोनों का हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। देखो सीरीज में तो आसान है, शॉर्ट में ही हम लोग बना लेते हैं जल्दी से, R2 प्लस R3, यानी कि 4 हो तो 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो करंट कितना आ रहा है, V/R, V कितना है 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना आया है 6 ओम, यानी कि 2 एम्पियर का करंट यहाँ पर आया। चलो ये तो बात हो गया। तो H अब हम लोग को फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू I² इंटू R इंटू टी। I² कितना है, 2 का स्क्वायर, यानी कि 4, R कितना है, ये 4 ओम, और टाइम कितना 5 सेकंड के लिए, तो 4 4 16, और ये 5 80 जूल हीट प्रोड्यूस हुआ है किसमें, इस R2 में। अगला टॉपिक हम लोग का है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब कि इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग डे टू डे लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, हीटर, टोस्टर, ये सब टाइप जो हीटिंग डिवाइस है ना, इन सब में नाइक्रोम वायर लगा होता है। ठीक है, नाइक्रोम वायर। अब वो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हाई होगा, हीट भी तो उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा ना।
देखे थे हम लोग फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर ये ज्यादा होगा तो H भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो चूंकि नाइक्रोम वायर लगा होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इसी के कारण वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग का बल्ब है। देखो ये येलो वाला बल्ब है, नया वाला एलईडी और सीएफएल का बात नहीं कर रहे हम लोग। इस बल्ब में क्या होता है, ये जो क्या कहते हैं फिलामेंट, ये क्या चीज का बना होता है, टंगस्टन का। ठीक है, इस टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, तो रेजिस्टेंस हाई होने के कारण क्या होता है, ये एकदम जलने लगता है और जलने के कारण ये पूरा ग्लो करने लगता है। ठीक है, और ग्लो करता है, वो चमकता है, तो इसी कारण हम लोग को लाइट मिलता है। अब इतना ज्यादा हाई हीट प्रोड्यूस करता है तो ये मेल्ट क्यों नहीं कर जाता है, तो ये भी बात है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, वो 3380 मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बहुत ज्यादा हीट हम लोग को प्रोड्यूस करना पड़ता है। अब एक और बात है कि इतना ज्यादा हाई हीट के कारण ये चलो मेल्ट तो नहीं करता है, बट इतना हीट के कारण ये इसमें मतलब ये बर्निंग क्यों नहीं करने लगता है, जलने क्यों नहीं लगता है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भी रहता है, जो कि आपके बर्निंग को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स बर्निंग, और आपका ये बल्ब जो है ये लंबे टाइम तक चला रहता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग फ्यूज में करते हैं। ये फ्यूज होता क्या है, सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एप्लायंसेज इन केस ऑफ अनइवन हाई वोल्टेज करंट। अब देखते हो कभी कभी आपके घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, तो उस केस में आपका डिवाइस सब खराब नहीं होता है बल्कि फ्यूज ऑफ हो जाता है। आजकल तो नया वाला एमसी भी चलता है, तो फ्यूज अब कम इस्तेमाल होता है, बट फिर भी ये फ्यूज देखो, ये ऐसा टाइप का होता है जिसमें कुछ ऐसा वायर हम लोग लगाते हैं। ठीक है ना, ये वायर जो होता है ये लिड का और टिन का, इन दोनों का अलॉय रहता है, मतलब ये दोनों के अलॉय से ये वायर बना रहता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है, मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ज्यादा लो होता है, तो जरा भी हाई करंट आएगा उसके वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये मेल्ट कर जाएगा, तो ये सर्किट यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा। अब ब्रेक कर जाएगा तो आपका डिवाइस बच जाएगा। अब कैसे समझो, जैसे मान लो कि ये आपका सर्किट है, यहाँ पे फैन लगाए हुए हो, ये आपका बल्ब है, ये आपका टीवी है, ठीक है, और यहाँ पे आप एक फ्यूज लगा दिए हो, ठीक है, तो यहाँ से करंट आपका आ रहा है, और जो कि बहुत हाई वोल्टेज वाला करंट है, तो ये करंट का भी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगा, और डायरेक्ट अगर इन तीनों में भेज दिया जाए तो क्या होगा, इस तीनों को ये खराब करके छोड़ देगा। लेकिन ये फ्यूज लगा होने के कारण क्या होगा, पहले ये फ्यूज में पास करेगा और इसमें हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण ये फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, और ये मेल्ट कर जाता है तो आपका फैन, बल्ब और टीवी तीनों ही खराब होने से बच जाता है। हाँ, एक टाइम के लिए तो आपका करंट जरूर, मतलब लाइट जरूर ऑफ हो जाता है, पर आप जब इसको ठीक करवा लोगे तो आपका ये तीनों खराब होने से बच जाता है। लास्ट टॉपिक हम लोग का लिमिटेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक ही इसका लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि कई बार हम लोग को हीट का जरूरत नहीं होता है, पर फिर भी वो यूजफुल इलेक्ट्रिक करंट को हीट में चेंज कर देता है। देखो, इन मेनी केसेस इट इज अनडिजायरेबल, मतलब हम लोग को चाहिए नहीं होता है, बिकॉज it converts useful electric current, बेसिकली उसका एनर्जी, into heat एनर्जी। आप देखते हो ना, यूज करने के बाद फैन आपका गर्म हो जाता है या टीवी गर्म हो जाता है, उस टाइम में क्या होता है, वो हीट ही तो प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो करंट आपको जरूरी होता है उस फैन को और तेजी से चलाने में, पर नहीं, वो तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक ही ये लिमिटेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय। अब मिलते हैं हम लोग कल।